Welcome students. Myself Munesh Kumar, your social science teacher. I hope you all are doing very fine and keeping yourself in good health and good space of mind. Today we will continue our 7th chapter of civics book Understanding Marginalization. As you know, in the previous audio or video I have explained you to the meaning आपके ऑनलाइन क्लासेज में भी मैंने बता दिया था। तो अब है जैसे हु आर आदिवासी, जैसे कि पिछले वीडियो में पीछे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पर कि जो है इंडिया में आजकल इंडियन सोसाइटी में दो ऐसी कम्युनिटी हैं जो कि ज़्यादा मार्जिनलाइज समझी जाती हैं, एक तो आदिवासीज और एक मुस्लिम्स कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे आदिवासीज के बारे में कि हु आर आदिवासीज, आदिवासीज होते कौन हैं। Adivasis, the term literally means original inhabitants, are communities who lived and often continue to live in close association with forests. अब यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि आदिवासी, इसका मीनिंग बताया गया है कि मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जहाँ पर वो ओरिजिनली रह रहे हैं, जहाँ के निवासी हैं, जहाँ के मूल निवासी हैं जिसको बोलते हैं, वो कहाँ रहते हैं। आर कम्युनिटीज हु लिव्ड, यानी रह चुके हैं, यानी कुछ आदिवासी तो ऐसे हैं कि जो वहाँ से रह चुके हैं और वो सिटीज़ में, शहरों में या मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ गए हैं। एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी वो रह रहे हैं, कंटिन्यूसली वहाँ पर रह रहे हैं। इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, कहाँ पर, फॉरेस्ट। आदिवासी को जो है गिरिवासी भी बोलते हैं। गिरी मीन्स पहाड़, पहाड़ों में रहने वाले हैं। वनवासी, जंगलों में रहने वाले। इनको जो आदिवासी इस टर्म की जो है अलग अलग जो है वो मीनिंग है। ट्राइबल्स आर आल्सो रेफर टू एन आदिवासीज, जो ट्राइबल्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जैसे एसटी जो क्लासेज होती हैं, वो भी एक आदिवासी माना जाता है उनको। अराउंड 8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज आदिवासी एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज। अब क्या है कि टोटल इंडिया की पॉपुलेशन की लगभग 8% जो आबादी है वो आदिवासी है, और काम ज़्यादा होता है, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई, ये ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर माइनिंग का काम, मिनरल जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुछ आदिवासी क्या है कि आपको माइनिंग और जो ज़्यादा वैसा इंडस्ट्रियल सेंटर्स है वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन आदिवासियों के बारे में ये माना जाता है कि आदिवासी आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन। देर आर और 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। ये ऐसा जैसे कॉमनली समझा जाता है, जैसे आपने पीछे स्टोरी पढ़ी चैप्टर में कि आदिवासी क्या होती है कि सब जो आदिवासी एक ही टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मीन्स एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है आदिवासी ग्रुप की जो है डिफरेंट 500 यानी 500 से ज़्यादा जो हैं आदिवासी के ग्रुप बने हुए हैं, जिनके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, यानी उनका रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अलग अलग है। तो इसलिए हम जो इनको जो है होमोजीनियस नहीं कह सकते। आदिवासीज आर पार्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यानी ये बताया कि ये ऑलमोस्ट सभी जगह पर इंडिया के सभी स्टेट्स में जो आदिवासी पाए जाते हैं लगभग, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें नहीं भी पाए जाते। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर न्यूमरस नंबर्स में कहाँ पाए जाते हैं, जो मैंने बताया कि माइनिंग एरिया जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ये ज़्यादा एरिया, राजस्थान का भी एरिया लगा लो आप। तो इन एरियाज में, इन स्टेट्स में जो है आदिवासी ज़्यादा पाए जाते हैं। स्टेट के जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स यानी आदिवासी ग्रुप जो हैं वो रहते हैं, आदिवासी कम्युनिटी रहती हैं। आदिवासी सोसाइटीज़ आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देर इज़ ऑफन वेरी लिटल हिरार्की अमंग देम। अब ये क्या है कि जो कुछ सोसाइटी, आदिवासी सोसाइटी ऐसी हैं कि ये अलग मानी जाती है।
क्यों अलग मानी जाती हैं, जो कि मेन स्ट्रीम जैसे हम जैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटीज उनसे अलग क्यों मानी जाती हैं? दे आर आल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव, अलग क्यों है? क्योंकि देर इज ओफन वेरी लिटिल हिरार्की अमंग देम। हिरार्की होता है कि हमारे यहाँ तो क्या है कि कास्ट सिस्टम जो है रिलीजन बेस पर बहुत ज़्यादा है। एक तरह से हिरार्की बनी हुई, हिरार्की मीन्स एक जैसे लेवल होता है ना, लेवल 1 2 3 ऐसे करके जो उस सारे सिस्टम को जो है हिरार्की बोला जाता है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर आदिवासी में ऐसा कोई नहीं, कोई यहाँ तो क्या है कि आपका हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो उसमें भी अलग अलग कास्ट है। हिंदुओं में ब्राह्मण है, राजपूत हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ऐसे ऐसे जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, जाति वर्ण है, ये जो है आदिवासीज में नहीं पाई जाती। इसलिए जो इनसे ये हमसे डिस्टिंक्टिव है, ये अलग हैं। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्णा और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स। जैसे मैंने कहा कि ये इसलिए इनको अलग माना जाता है क्योंकि ये जो आदिवासी ग्रुप हैं इनमें एक ऐसी कोई जाति प्रथा नहीं पाई जाती जो कि और जो ऑर्गेनाइज जो कम्युनिटी हैं, जो जैसे हम जैसे लोग हैं, उनमें तो अलग अलग जो कास्ट सिस्टम है, लेकिन आदिवासी ग्रुप में ऐसा दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। मीन्स उनके भी ऐसे नहीं है कि उनके भी अपने अपने कस्टम्स हैं, अपने अपने जो हैं रिचुअल्स हैं जो परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम और जैसे क्रिश्चियन जो लोग हैं उनसे उनके रिलीजन अलग, उनके जो कस्टम्स और जो वो जो त्यौहार वगैरह मनाते हैं वो डिफरेंट है आदिवासी के। वो कैसे मनाते हैं? दीज ऑफन इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, जो उनके पूर्वज होते हैं उनकी पूजा करते हैं। विलेज एंड नेचर स्पिरिट, अपने गाँव की पूजा करते हैं, और जो प्रकृति ने उनको जो कुछ दिया है उनको भी जो उनकी भी वर्शिप करते हैं। द लास्ट एसोसिएटेड विद द एंड रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट। यानी जहाँ पर जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं, जिस जगह पर वो रह रहे हैं, चाहे वो माउंटेन्स में रह रहे हों, चाहे वो नदी के आसपास रह रहे हों, चाहे फिर वो अपने एनिमल्स के साथ कहीं भी रह रहे हैं, तो उनको वो एक तरह से वर्शिप करते हैं, क्योंकि उनको एक तरह से वो जीवन का हिस्सा है, उनको एक तरह से वो पूजते हैं। The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. अब क्या है कि जो पूरे गांव के लिए जो पूजनीय है, तो उसको तो क्या कर गांव इकट्ठा कर कर कोई गांव की एक स्पेसिफिक सैक्रेड यानी पवित्र जो जगह है वहाँ पर जाकर पूरा गांव इकट्ठा होकर उस जगह को पूजता, वर्शिप करता है। और जो इंडिविजुअली जो है वो अपने एंसेस्ट्रल जो अपने पूर्वज होते हैं उनको जो है वो अपने घर पे ही जो उनकी पूजा करते हैं। एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स लाइक सक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियन। ऐसा नहीं है कि ये आदिवासी जो हैं वो केवल जो है वो डिफरेंट एक तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस प्रभाव है कि जैसे जो एक तरह से मेन स्ट्रीम के टच में रहता है आदिवासी ग्रुप, वो जो हैं फिर इन रिलीजन्स की जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको धीरे धीरे अपने में इंक्लूड करता चला जाता है, और वो उनके बेस पर जो है वो अपनी ऐसे वर्शिप करता है। साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन्स themselves have influenced dominant religions of the empire around them। यानी ये कहा गया कि ऐसा नहीं कि आदिवासी जो हम हिंदू मुस्लिम्स और इनकी सारी रिलीजन्स को के से ही इन्फ्लुएंस है, नहीं, कुछ जो मेन स्ट्रीम की जो कम्युनिटीज़ हैं, मेन स्ट्रीम के जो रिचुअल्स हैं वो आदिवासी ग्रुप से इन्फ्लुएंस होकर जो है हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड असम, ये सारी जो ट्रेडिशन बताई गई हैं ये आदिवासी ग्रुप करते थे, जो कि इन्फ्लुएंस होकर जिनका इन्फ्लुएंस जो है हम पर, हमारी जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइज पॉपुलेशन है, उस पर पड़ा है, और वो उनके कस्टम्स को, उनके रिचुअल्स को जो अब हम फॉलो कर रहे हैं। ड्यूरिंग द 19th century substantial members of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern आदिवासी हिस्ट्री।
अब क्या धीरे धीरे आदिवासी जो कन्वर्ट होकर जो हैं वो मेन स्ट्रीम के जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स हैं उनमें भी जो आ रहे हैं। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। अब क्या है कि आदिवासीज की जो हमारी जैसी लैंग्वेज तो होती नहीं है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है और वो काफ़ी पुरानी होगी, which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like बंगाली। जैसे अब उनकी लैंग्वेज ने जो मेन स्ट्रीम की जो लैंग्वेज है, मैं बार बार कर रहा हूँ मेन स्ट्रीम जैसे हम जैसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज पॉपुलेशन रह रही शहरों में गाँव में, जो आदिवासियों से अलग हैं, तो उनकी लैंग्वेज को भी प्रभावित किया है आदिवासी की लैंग्वेज ने। उनसे जो है लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर आई। जैसे बंगाली लैंग्वेज वो पहले आदिवासियों की लैंग्वेज थी, जो कि बाद में आपके ट्रांसफ़र होकर जो है इधर वो बंगाली लैंग्वेज बन गए। संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और इन जीन्स। मीन्स कि संथाली भी क्या थी कि एक आदिवासी लैंग्वेज थी, जो कि आपको पता है कि काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी बड़ी लैंग्वेज बन गई है, जिसकी बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह छपती हैं। और अब तो ये जो मेन स्ट्रीम की जो जितनी आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेज जो दी गई हैं उनका भी पार्ट है ये। तो ऐसे ही आदिवासी के बारे में हमने जाना कि आदिवासी जो है कहाँ कहाँ रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, उनका क्या है, अपना रहने सहने का तरीका अलग होता है, उनके रिलीजन, उनके कस्टम्स, रिचुअल्स जो हैं हमसे अलग होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है हम पर पड़ा है और हमारा प्रभाव भी उन पर पड़ा है। अब है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि एक फिक्स जो है वो थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है किसी पर्सन के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति। तो ऐसा ही जो आदिवासी है उसके बारे में जो है वो एक स्टीरियोटाइप बनी हुई, वो क्या बनी हुई है, इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी वे में शो करते हैं। जैसे वो टीवी देख रहे थे ना रिपब्लिक डे परेड में कि आदिवासी तो डांस कर रहे हैं, उनका अलग डांस है। तो ऐसे ही जो है Thus, during school function or other official events or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways, in colorful costumes, headgears and through their dancing। यानी ये बताया कि कहीं भी स्कूल फंक्शन होता है या कोई और ऑफिशियल फंक्शन होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक तरह से आदिवासी को पोर्ट्रेट दिखाया जाता है एक अपने अलग ही सिग्निफिकेंट में स्टीरियोटिपिकल वे में। मीन्स कि उनके बारे में एक फिक्स सी थिंकिंग बना रखी है कि वो तो उनके तो कपड़े ऐसे हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, हेड गियर जैसे आपको पिक्चर्स में आप देख भी रहे होंगे कि हेड गियर्स ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, और वो उनकी अलग ही डांसिंग होती है और नाचते रहते हैं बस, और उनको तो कोई काम नहीं आता। तो ऐसी जो है स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग जो है वो सोच जो लोगों की बनी हुई है। बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट देयर द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ। और इससे अलग, इससे आगे चलकर जो है हम ये नहीं जानते, हम बहुत ही कम जानते हैं कि जो है उनकी लाइफ की, उनकी ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, वो कैसे रहते हैं, बहुत ही कम जानते हैं। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एग्जॉस्टिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। अब ऐसी थिंकिंग बन गई है कि ऑफन जो प्राय लोग ये सोचते हैं, गलत ये लोगों की धारणा बन गई है कि ये तो दे आर एग्जॉस्टिक यानी विदेशी हैं, ये तो हमारे देश के हैं ही नहीं। की जो मॉडर्न एज है उसके बारे में कुछ इनको पता ही नहीं, तो इसकी वजह से उनको प्रिमिटिव और बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ मानने लगते हैं। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change और new ideas। अब क्या होता है कि प्राय लोग ये माना जाता है कि आदिवासियों को ब्लेम किया जाता है, आदिवासियों पर आरोप लगाया जाता है कि
वो अपना एडवांसमेंट नहीं चाहते, क्योंकि वो अपनी कस्टम्स को, अपने जो पुराने विचार हैं उनको चेंज नहीं करना चाहते, उनको बदलना नहीं चाहते हैं, और न्यू आइडियाज़ को वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो इसलिए आदिवासी को माना जाता है कि ये तो बैकवर्ड है, इनके बारे में एक तरह से टिपिकल स्टीरियोटिपिकल सोच बन गई है। और इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि फिर लोग जो हैं उनको अपनी सोसाइटी में जो है, अपनी कम्युनिटी में जो है इंक्लूड नहीं करते, और उनके अगर जो है वो हर चीज़ में जो है डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आ जाती है, उनको हर चीज़ में अलग रखा जाता है, यानी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पर स्टार्ट किया जाता है इसी थिंकिंग को लेकर। फिर आदिवासी एंड डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जा रहा है और कैसे हो सकता है, इसमें हम ये रीड करेंगे। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑल एम्पायर्स एंड सेटल सिविलाइजेशन इन इंडिया। हिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ा कि जितनी भी सिविलाइजेशन जो इंडिया में हुई हैं, तो उसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल किसका हुआ है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, जंगल है, और उनमें जो कैसे लोग रहने लगे थे, तो उनमें जो सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई थी, कैसी सभ्यता विकसित हुई थी। Ores like iron and copper and gold and silver, coal and diamonds, invaluable timber, most medicinal herbs and animal products, wax, lac, honey, and animals themselves, any elephants, the mainstay of imperial armies, all came from forest। अब ये बताया है कि किसी भी एम्पायर, किसी भी साम्राज्य को सेटल होने में, वहाँ की सभ्यता को सेटल होने में जो है फॉरेस्ट का कितना ज़्यादा रोल था, क्योंकि फॉरेस्ट में सब कुछ मिलता था। मेटल जितने भी ओर्स थी, आयरन, आपका कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड, जितना भी जो मेटल्स थे, जितने भी जो मिनरल्स मेटल्स थे, वो सारे आपको पता फॉरेस्ट में मिलते थे। इन जो टिम्बर, जो बढ़िया लकड़ी होती थी, दवाइयाँ जितनी भी होती थी, और एनिमल प्रोडक्ट्स, जो भी एनिमल प्रोडक्ट होते थे, वैक्स, लैक, हनी, एंड खुद एनिमल्स जो कि आर्मी में काम आते थे, जो किसी भी सिविलाइजेशन की आर्मी में काम आते थे, तो वो सारे फॉरेस्ट से अवेलेबल हो पाते थे। इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेड हैवीली ऑन फॉरेस्ट that help recharge many of India's rivers, and as is becoming clear now, crucial to the availability and quality of our air and water। यानी फॉरेस्ट का रोल बताया है, मीन्स आदिवासी का रोल बताया है कि कैसे जो है फॉरेस्ट जो है कितनी ज़्यादा डिपेंड थी फॉरेस्ट पर। लाइफ जो कंटिन्यूस ऑफ लाइफ जो है वो कितना ज़्यादा फॉरेस्ट पर डिपेंड था, कि मैनी ऑफ द इंडिया रिवर्स जो है वो रिचार्ज होती थी फॉरेस्ट की वजह से। मींस फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फिर जो है रिवर्स का भी एक तरह से अस्तित्व जो है ये सब फॉरेस्ट पर डिपेंड होता है। फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th century, एंड द आदिवासीज हैड ए डीप नॉलेज ऑफ access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of the 19th century। आपको पता है कि पहले जितना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो क्या था, फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा था इंडिया में टिल द 19th century, और आदिवासीज को फॉरेस्ट की हर चीज़ के बारे में डीप नॉलेज थी। उसको हर चीज़ का एक्सेस था कि क्या चीज़ जो फॉरेस्ट में कहाँ पर मिलेगी, कब मिलेगी, और एक तरह से पूरा कंट्रोल जो आदिवासीज का था। तो इस वजह से सिविलाइजेशन को ग्रो करने में आदिवासी का इम्पोर्टेंट रोल था। उनके सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में जो है आदिवासी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था टिल द मिडल ऑफ द 19th century तक। दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर्स, इंस्टेड ऑफ एन एम्पायर्स हैवीली डिपेंडेड ऑन आदिवासीज फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। पहले तो क्या था कि आदिवासी पर किसी का कंट्रोल नहीं था, कोई उन पर कंट्रोल नहीं कर, एक तरह से आदिवासी ही जो है वो वहाँ के एम्पायर्स को जो है उनके लिए हेल्पफुल थे, उनको पूरे एक्सेस देते थे कि फॉरेस्ट में क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये उनको नॉलेज होती थी। तो क्या था कि
एम्पायर्स ही खुद डिपेंड होते थे आदिवासी पर, किसके लिए? फॉर द क्रूशल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज में जो है क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, इसके बारे में जो है वो डिपेंड होते थे आदिवासी पर। कौन? एम्पायर्स, जो राजा किंगडम होते थे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे आदिवासियों पर। दिस इज रेडिकली contrary to our image of को आज देखते हैं कि ये बिल्कुल ही पावरलेस, बिल्कुल कमज़ोर और मार्जिनल, बिल्कुल ही पिछड़े हुए जो हैं कम्युनिटी हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले बड़ी पावरफुल कम्युनिटी होती थी आदिवासी की। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रेंज हंटर गैदर्स एंड नोमाड्स एंड lived by shifting agriculture and also cultivating in one place। ये इनको ये विशेषताएं बता रहे हैं आदिवासी जो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, यानी अंग्रेजों के आने से पहले जो है आदिवासी कैसे रहते थे, कि वो तो बड़े ही हंटर गैदर्स थे, यानी वो शिकार करते रहते थे, घूमते रहते थे, और लिव्ड बाय शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर, यानी वो कृषि करते थे और कहीं एक जगह पर रहकर भी जो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस, और एक जगह रहकर भी जो है वो कृषि करते थे। ऑल्दो दीज रिमेन्स फॉर द पास्ट 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by state and private industry to migrate to lives as worker in plantation, at construction sites, in industries, and as domestic workers। अब ये जो है लास्ट के 200 सालों में जो है चेंज आने लगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, यानी पूरी सोसाइटी में चेंज आया। तो क्या हुआ कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री लगने लगी और जो स्टेट की जो अथॉरिटी हैं वो उन्होंने उन जगह से आदिवासियों को बाहर निकाल दिया और उनको फोर्स कर दिया वहाँ से माइग्रेट करने पर। और फिर वो क्या करें, उनको बेचारों को फिर जो प्लांटेशन के काम में करना पड़ा, फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम करना पड़ा इंडस्ट्रीज में, और जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं तो उनके रूप में उनको काम करना पड़ा। तो इस तरह से धीरे धीरे 200 साल पहले जो है ये इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, ये काफ़ी डोमिनेंट कम्युनिटी थी इंडिया में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। और उसके बाद तो आजकल तो आपको पता कि इतना ज़्यादा इनका कंट्रोल नहीं है फॉरेस्ट टेरिटरीज पर, कि जो है क्योंकि अब तो पूरे गवर्नमेंट के अंडर में आ गई है, वहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज लग गई हैं, तो इस वजह से इनका एक्सेस जो है कम हो गया है। थैंक यू।